हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए मैं बहुत तेजी से शोर शॉर्ट न्यूमेरिकल्स की सीरीज आपके लिए लेके आया हूं। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए चैप्टर 4 की आज हम लोग बात करेंगे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की। और ये जो शोर शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो मैं बड़ी जल्दी से आपको कराने वाला हूं। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए उससे पहले अपील कि आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए और फिजिक्स आसान भाषा के लिए। ये देखिए मैंने आपके लिए काफी डिटेल वीडियो बनाए हैं, जैसे वन शॉट डिटेल वीडियो, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, डेरिवेशंस, 30 मिनट वन शॉट वीडियो। यहां पर ऑल वीडियो लाइब्रेरी का नाम देकर मैंने एक ही जगह एकत्रित कर दिया है। इसके चैप्टर के सामने जो लिंक लगे हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वीडियो ओपन हो जाएगा। तो एग्जाम टाइम में ये बहुत ही इफेक्टिव होगा, आपका समय वेस्ट होने से बचाएगा। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो बच्चे इसको फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर लें, उनका समय काफी बचेगा और सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। जो बच्चे ये चाहते हैं कि उनको प्रेजेंटेशन एंड नोट्स, यानी ये जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स मिल जाएं, वो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। जैसा आप जानते हैं कि आपके पास समय काफी कम है और इसको देखते हुए ये भी आपको मालूम है कि सब कुछ आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस वजह से मैंने क्या किया है कि हर चैप्टर के 30 से 35 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं या जिस तरह के पूछे जाते हैं वो निकाल दिए हैं आपके लिए फुली सॉल्व्ड। और साथ में एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग के स्टडी भी दे दी जिसे प्रैक्टिस कर सकें। उसी का हम लोगों ने नाम दिया है श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे, ये पक्का है। डिट्टो नहीं आने की बात कर रहा हूं, लेकिन इसी तरीके के, क्योंकि पेपर तो आउट किया नहीं डिट्टो आ जाए। तो ये श्योर शॉर्ट क्लास 12 फिजिक्स का है, फुली सॉल्व्ड पेपर है। मैथ्स का है, जो बच्चे चाहते हैं वो ले सकते हैं। केमिस्ट्री बायो का भी आपको मिल जाएगा। और कई बच्चे चाहते हैं कि पीसीएम पीसी भी मिल जाए, तो आपको इकोनॉमिकल पड़े, क्योंकि ये 399 का है, इसलिए हम लोगों ने कोशिश किया है कि 12th पीसीएम तीनों सब्जेक्ट आपको 699 में मिल जाए। ये फुली सॉल्व्ड है। अगर आपने ये लगा लिया तो ये काफी है। इसको लगाने के बाद आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इनफ है। और इतने कम समय में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। तो आप जो बच्चे इसको लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और स्टोर सेक्शन में जाकर उसको ले सकते हैं। वहां पर अगर आई एम इंटरेस्टेड का बटन दिखेगा तो उसको क्लिक कर दीजिएगा, लिंक आ जाएगा आपके व्हाट्सएप पर, और क्लिक करके पेमेंट करके आपका एक्टिव हो जाएगा वो अपना कोर्स श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस का। चलिए बात स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो बन रहा है। देखिए ये क्वेश्चन पहला है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। इसको मैं फोटो दिखा देता हूं पहले, जिससे आपको समझने में मदद मिले। ये एक सर्कुलर कॉइल है, देखिए इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा वो 100 है। एन की वैल्यू देखिए 100 दे रखी है, 100 हो गई। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है बेटा, यहाँ की ये रेडियस वो देखिए 8 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में लिखोगे तो 0.08 मीटर लिख दोगे। और इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो करंट की वैल्यू है 0.40 एम्पियर। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 0.40 एम्पियर की करंट है। अब कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये जो करंट कैरिंग कॉइल है इसकी वजह से। तो ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ड्यू टू द करंट, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट Ni/2R। इस फॉर्मूले को याद होना जरूरी है। आसान फॉर्मूला है, याद भी होगा। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अब इसमें उठा के हम वैल्यू रख देते हैं। देखिए म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन है नंबर ऑफ टेंस जो कि 100 हो गया। आई है करंट जो कि 0.40 एम्पियर है, 2 हो गया, और रेडियस हो गया 0.08। सारी वैल्यूज आपने रखी और उसको सॉल्व कर लिया बड़ी आसानी से। पाई इंटू 10⁻⁴ आपका निकल आएगा, और इसी पाई की वैल्यू रख दीजिए तो 3.14 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। आंसर आ चुका है, खत्म हो चुका है सवाल। इतना आसान सवाल आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। आप क्यों नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बस आप इसको ध्यान से देखते रहिए। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बेटा। और यहां पर देखिए ये जो पैरेलल स्ट्रेट वायर्स होते हैं लॉन्ग ना, इस पे भी बहुत सवाल आता है। अब ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए, इसके लिए मैं डायग्राम एक दिखा देता हूं जो मैंने बनाया है आपके लिए, जिससे आप चीजें पकड़ पाएं। यहां लिखा है 2 लॉन्ग एंड स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी। ये ए और बी दो लंबे वायर्स हैं।
कैरिंग करंट्स ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। देखिए ए में मान लिया 8 एम्पियर की करंट है जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, और दूसरा बी में बता रहा है 5 एम्पियर की करंट है जो आपके सामने है। इन द सेम डायरेक्शन, ये भी बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन मैंने सेम कर दी है। आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो सेपरेशन है देखिए वो 4 सेंटीमीटर है, दोनों जो पैरेलल वायर्स हैं। Estimate the force on a 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। ये जो वायर ए है इसके 10 मीटर का जो सेक्शन, 10 सेंटीमीटर का जो सेक्शन होगा उसमें कुल या टोटल फोर्स कितना लग रहा है ये आपको निकालना है। ऐसे सवाल काफी पूछे जाते हैं और आप ये मान के चलें किसी ना किसी रूप में आपके सामने आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा जब भी दो करंट अगर पैरेलल डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और जब भी ये करंट एंटी पैरेलल होती है या अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। खैर आप जानते हैं कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर है उस पे लगने वाला फॉर्मूला, यानी कि इस मान लीजिए ए पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, एफ है, स्मॉल एफ, इसका मतलब है फोर्स पर यूनिट लेंथ। उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ये आर क्या है, आर यही सेपरेशन है, डी जो लिखा हुआ है मैंने, ये डी और आर एक ही चीज है, दोनों के बीच का सेपरेशन। वैल्यू रख दीजिए, म्यू नॉट का पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, I1 I2 हो गई भाई 8 एम्पियर और 5 एम्पियर, 8 एम्पियर 5 एम्पियर, 2 पाई की 2 पाई हो गया। आर का मतलब था 4 सेंटीमीटर का सेपरेशन, 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो आप, तो 4 इंटू 10 की पावर -2, तो ये वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर मीटर। क्योंकि ये जो फोर्स है वो पर यूनिट लेंथ है, इसकी वजह से ये एक यूनिट लेंथ पर, आप बात करें एसआई सिस्टम में तो 1 मीटर पर कितना फोर्स लग रहा है ये निकला है। लेकिन ये कह रहा है भाई 10 सेंटीमीटर पे लगने वाला फोर्स बताओ, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 10 सेंटीमीटर पे लगने वाले फोर्स में इसको हम इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एफ कह रहा पर यूनिट लेंथ का फोर्स इनटू टोटल लेंथ, तो ये तो पर यूनिट लेंथ वाला था 2 इंटू 10 की पावर -4, और इसकी लेंथ क्या हो गई, मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10 सेंटीमीटर को, ये जो है तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर -2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर आ गया 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन, ये आंसर हो गया। अब क्योंकि ये तारों में पैरेलल करंट्स थी, सेम डायरेक्शन में करंट थी, तो जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा। और अट्रैक्टिव कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स नॉर्मल टू ए टुवर्ड्स बी, इस पे नॉर्मल लगेगा, मैं यहां पे पेन ले लेता हूं, थोड़ा सा बना देता हूं, इसके नॉर्मल इस दिशा में फोर्स लगेगा, ये 10 सेंटीमीटर में, ये इसके नॉर्मल है एंड टुवर्ड्स बी। तो इस तरह से ये देखिए पूरा सवाल आपका क्लियर हो जाता है या आप समझ जाते हैं। मेरे ख्याल से ये आप पकड़ पाए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना इसका पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर ही दूंगा। चलिए, बड़ा शानदार सवाल था, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे। अगले सवाल को देख लेते हैं। आपके सामने ये अगला सवाल है, इसकी मैं फोटो बना देता हूं जिससे समझाने में, सवाल समझाने में आपको आसानी रहे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक करने का मजा नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 6.5 गॉस, एक गॉस बराबर होता है 10 की पावर -4 टेस्ला का, इतने का जी की मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी वैल्यू दे रखी है 6.5 गॉस, एक गॉस है 10 की पावर -4 टेस्ला का, इज मेंटेन्ड, बड़ी अच्छी बात, एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन को इस फील्ड में शूट कर दिया गया है। उसके बाद विथ ए स्पीड ऑफ 4.8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड भी है, मुझे यहां लिख देनी चाहिए, नहीं लिखी तो समझ रहे हैं, 4.8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल टू द फील्ड, ये बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मल टू द फील्ड, यानी ये जो मैंने दिखाया है ये परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन का साइन है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में घुस रहा है। इसके अंदर लिखा है एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए सर्किल, ये देखिए ये ऐसे हाफ सर्किल बनाता हुआ बाहर निकल जाएगा, तो ये जो पाथ है ये सर्कुलर पाथ क्यों है ये बताओ, ये सवाल ये कह रहा है। साथ में उसकी जो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस बनेगी, ये रेडियस आर, मतलब यहां पे फिर से मैं पेन का इस्तेमाल अगर करूं तो ये सेंटर ले लो, ये जो आर बन रही है इस आर को भी आप बताओ कितना होगा, बात समझ में आ गई। अब इसकी कहानी जो हम लोग कहते हैं वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल दोगे, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अगर कोई चार्ज कंडक्टर में करंट हो या चार्ज हो पॉजिटिव या नेगेटिव,
तो उस पे लगने वाला फोर्स आप निकाल सकते हैं। जैसा यहाँ डायग्राम बना, बी की डायरेक्शन में वाली उंगली और आई या प्लस चार्ज की डायरेक्शन में ये और एफ की डायरेक्शन में ये, और इस पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, एफ क्यूबी साइन थीटा। तो जब यहाँ पे एंट्री करेगा देखिए तो होगा क्या, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये परपेंडिकुलर वाला फील्ड इस पे एक्सर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पर, जो फोर्स वो परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ होगा हमेशा। परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ कैसे होगा, देखिए फिर से आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो आप करंट समझ सकते हैं इधर जा रही है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये लग गया क्या, आपका करंट का डायरेक्शन, अंदर की तरफ फोर्स लगा। ये देखिए फोर्स किधर लग रहा है, ऐसे अंदर। तो जैसे जैसे ये मूव करेगा वैसे वैसे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा और उसको घुमा देगा। तो जिस तरह से मैंने बात यहां लिखी है, पूरी चीज एक्सप्लेन करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है वो एक्सर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ। दिस फोर्स कॉन्टिन्यूसली डिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स पाथ एंड मेक इट मूव ऑन सर्कुलर पाथ। यानी जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा उस पे हमेशा ये फोर्स परपेंडिकुलर रहेगा और उसको मोड़ देगा सर्कुलर पाथ पे। तो ये तो बेटा इसका रीजन हो गया कि भाई सर्कुलर डायरेक्शन में क्यों जाएगा। अब सर्कुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई भी मोशन सर्कुलर डायरेक्शन में जो होती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। तो ये रहा, देखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा है, मैग्नेटिक फोर्स से, याले फोर्स से, भाई यहीं से तो मिलेगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो इसमें देखिए क्यूवीबी साइन थीटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन था तो ईवीबी साइन थीटा में 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल है, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये देखिए वी वी यहां से कट जाएगा, आर की वैल्यू निकालें, ये दिख रहा होगा, मैं काट नहीं रहा हूं, आप समझ रहे हैं। तो आर और साइन 91 होता है, तो एम ई वी अपॉन ई बी, ये रेडियस आ गई। अब इसी में वैल्यू रख दो, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, वेलोसिटी दे रखी थी इसकी स्पीड 4.8 इंटू 10 की पावर प्लस 6, इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 6.5 गॉस, टेस्ला में चेंज करते हुए 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और ये वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और चाहे तो उसको सेंटीमीटर में लिख दिया है 4.2 सेंटीमीटर। ये इसकी रेडियस हो गई। ये बिल्कुल चुनिंदा सवाल हैं जो 100% आपको आने ही चाहिए। मेरे ख्याल से अभी पूरी बात आप समझ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन कम समय में आपको कर पाऊं, इसीलिए मैंने होमवर्क किया है, ये स्लाइड बनाई है जिससे आपको ये पकड़ा पाऊं। चलिए अगली बात करता हूं, अगला सवाल लेता हूं। अगेन उसी तरह का कुछ है लेकिन थोड़ी सी चीज चेंज है। यहां पे वो फिगर बना लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है, इंटर्स ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला, इसके अंदर एंट्री मार रहा है जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में शोन इन द फिगर, यानी ये फिगर जो बनाई थी वही मैंने यहां कॉपी कर दी है। ऐसे 90 डिग्री पर एंट्री मार रहा है, लिखा ड्रॉ इट्स ट्रेजेक्टरी, मतलब उसका पाथ कैसा होगा ये बताओ, एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये इस रीजन से बाहर निकलने में कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं कि ये सेमी सर्कुलर पाथ लेगा, ऐसे घूमेगा सर्कुलर और फट से निकल जाएगा यहां। तो ये कितना चला, सर्किल सेमी सर्किल है तो पाई आर चला, और वेलोसिटी मान लो वी रही इसकी स्पीड, तो पाई आर अपॉन वी करेंगे तो हमें समय निकल आएगा कि कितने समय में ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर बाहर निकलेगा। और रेडियस क्या होती है हमने अभी पीछे निकाली है, एम वी अपॉन क्यूबी, ये दोनों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहां पर ये पाथ सर्कुलर होगा, क्यों सर्कुलर होगा ये मैंने बताया था, यहां रीजन नहीं पूछा है, केवल पाथ पूछा है। इस तरह से सर्कुलर पाथ लेके ये बाहर निकल जाएगा। अब टाइम में पाई इंटू वी, इस आर की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी है, ये जो आर है यहां रख दिया है, तो पाई इंटू वी और आर की जगह एम वी अपॉन क्यू बी। ये अब यहां पे देखिए ये वी और वी दोनों कैंसिल हो गए, और इसकी वैल्यू यहां पर क्या आ गई, टाइम की पाई बी अपॉन क्यू बी, वैल्यू रख दो, पाई हो गया 3.14 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 मास, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड जो कि 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला थी। ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई 17.66 इंटू 10 की पावर माइनस 7 सेकेंड, या 1.77 माइक्रो सेकेंड। आंसर हो गया कि भाई इतने सेकंड में ये इसको छोड़ के बाहर निकल आएगा, और पाथ कैसा है, सर्कुलर। तो ये भी सवाल बड़ी उम्दा तरीके से हो जाता है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे फटाफट। तो चाहिए आ गए हम लोग अगले सवाल पे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें क्या बोला गया है इस फिगर में कि एक करंट फ्लो हो रही है, देखिए
देखिए ये करंट फ्लो हो रही है और इसकी 0.2 मीटर पर एक प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन इस करंट की विपरीत दिशा में चल रहा है इस स्पीड से। आप ये बताइए कि इस पे फोर्स कितना लगेगा प्रोटॉन के ऊपर और किस डायरेक्शन में लगेगा, बात समझना मेरी। यही पूरी बात लिखी कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर एवी कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। A proton P travels at 4 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड parallel to the wire 0.2 मीटर distant from it and in a direction opposite to the current as shown in the figure। इस करंट की अपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन चल रहा है, इसके पैरेलल पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, आप जानते हैं। कैलकुलेट द फोर्स विच the magnetic field due to the current carrying wire exerts on the proton also specify its direction। इस प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स और उसके फोर्स की डायरेक्शन हमको बतानी है। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग वायर जो AB है, ये करंट कैरिंग वायर कितना फोर्स बना रही है ये देखते हैं हम लोग यहां पर। हाँ जी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर AB, ये जो AB वायर है ये P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसकी वैल्यू निकलने वाली है म्यू नॉट I अपॉन 2πr से, जो फॉर्मूला आप जानते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग जो वायर होता है उससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड। और उसका देखिए डायरेक्शन कैसा होगा वो भी मैं लिख देता हूं, यहां मैं हाईलाइट भी कर दूंगा। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁷। करंट इस वायर में था 4 एम्पियर का और ये जितनी दूरी पर है वो 0.2 मीटर है, यहां पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया, 4 × 10⁻⁶ टेस्ला इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन इसके डायरेक्शन को भी समझना जरूरी है। डायरेक्शन ऑफ बी कैसा आएगा, परपेंडिकुलर इनसाइड टू द प्लेन। ये देखिए डायरेक्शन बनाया है, मैं यहां पर आपको हाईलाइट भी कर देता हूं ये पॉइंट। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, कैसे, बी की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखिए और ऐसे फोल्ड कीजिए उंगलियों को, तो देखिए कैसा डायरेक्शन निकल रहा है, इस बी की डायरेक्शन में आपका मामला निकल रहा होगा। आगे देखिए, मैं आगे समझाता हूं आपको। उसके बाद जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन गया तो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर लगेगा फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू कितना होता है, QVB sin थीटा, और थीटा यहां पर है 90 डिग्री, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है ऐसे और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनसाइड आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पर QVB sin थीटा लगा दिया। Q की वैल्यू, क्योंकि प्रोटॉन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वाला ही चार्ज होता है बस प्लस में, तो 1.6 × 10⁻⁹ इंटू 4 × 10⁻⁶ वेलोसिटी हो गई स्पीड, और B की वैल्यू हो गई 4 × 10⁻⁶, sin 90 की वैल्यू 1 हो गई। इसको कैलकुलेट करेंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना है, 25.6 × 10⁻⁹ न्यूटन। अब ये लगेगा किधर, तो वो भी मैंने यहां पर लगा दिया है, लिख दिया है, और आपको समझा भी देता हूं। जो फोर्स लगेगा प्रोटॉन पर विल बी अवे फ्रॉम द वायर AB। कैसे इस वायर के AB के अवे होगा, ये देखिए जो प्रोटॉन मूव कर रहा है, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये डायरेक्शन रही करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये अंगूठा किस डायरेक्शन में, अवे। तो यहां पर आपको जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम AB। तो ये पूरी तरीके से देखिए यहां पर ये सवाल सॉल्व हो जाता है, और ये अच्छे सवालों में है, ऐसे सवाल आते हैं। तो ये हाई क्वालिटी वीडियोस हैं, बहुत कम समय में सारी चीज समझाने के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ऐसे भी सवाल बड़े आने लगे हैं। ये देखिए 2 लूप बने हुए हैं, ये जो कहानी लिखी है मैं इसको समझा देता हूं इस डायग्राम से ही, और मैंने एक फोटो भी बनाई है आपके लिए। देखिए यहां ये 2 लूप हैं, ये फोटो इसलिए कि जल्दी से समझा सकूं, यहां समझा देते हैं। 2 लूप हैं, देखिए करंट फ्लो कर रही है, दोनों से जो डिस्टेंस है वो x है, यहां से P की O की डिस्टेंस और इससे O की डिस्टेंस x है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, दोनों में आइडेंटिकल करंट है, यानी जितनी करंट है I इसमें उतनी ही करंट I इसमें है। इस O वाले पॉइंट पर हमको निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन कितना होगा। तो आइए फटाफट निकाल लेते हैं। देखिए आप जानते हैं भी कि जो भी करंट कैरिंग लूप होता है उसकी एक्सेस पर x डिस्टेंस दूर, ये x डिस्टेंस दूर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट I r स्क्वायर 2 × r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। r क्या है, इसकी रेडियस ऑफ द लूप, स्मॉल r रेडियस ऑफ द लूप। तो ये B1 यानी इसकी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द लूप,
ये कैसे निकालते हैं? ये आप आई की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के पंजे को मोड़ते हैं, जिस डायरेक्शन में अंगूठा जाता है वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो 1 के लिए आपने, अगर आप यहां से देख रहे हैं, जो कि देखेंगे ही इस जगह से, मैं आंखें भी बना देता हूं, चलिए कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। ये आंखें समझ लीजिए आपकी हैं, एक बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है लेकिन काम चल जाएगा आपका। तो इससे आप देखिए, यहां से बंदा देख रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया B1। इसने देखा यहां से, तो ये आपको मूवमेंट दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वाला क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ। तो इस 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और 1 की वजह से डायरेक्शन इधर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। क्यों सेम होने वाला है? क्योंकि करंट दोनों में सेम है और एक्सेस पर डिस्टेंस भी सेम है। तो B1 इज इक्वल टू B2 हो गया, और साथ में B1 B2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। देख पाए ना? अब 2 इक्वल बी वेक्टर क्वांटिटीज हैं और परपेंडिकुलर हैं, तो बी नेट निकालने जाओगे तो क्या करोगे? अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। 2 परपेंडिकुलर क्वांटिटीज वेक्टर हो तो उनका सम ऐसे ही निकालते हैं। तो B1 स्क्वायर B2 B1 के बराबर था, तो B1 स्क्वायर पुट कर दिया, इसकी वैल्यू हो गई B1 रूट 2, और B1 की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दो, ये देखिए पुट कर दी। तो ये म्यू नॉट IR जो वैल्यू थी यहां पे लिख दी, म्यू नॉट IR स्क्वायर 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 रूट 2, ये वाला रूट 2 एडिशनल आ गया। कई किताबों में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के टर्म में लिखा होता है, इसलिए मैंने यहां पर 2 पाई नीचे और 2 पाई ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे किसी बुक से आप देखें वहां पर ऐसा आंसर हो तो आप घबराएं नहीं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वैल्यू 2 रूट 2 पाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या रहा बेटा? ये बी नेट रहा B1 B2 का। और डायरेक्शन क्या रहेगा भाई? B1 B2 दोनों इक्वल हैं, तो इसके एंगल बाइसेक्टर से बीचों बीच से ये इसका रिजल्टेंट जाएगा, मतलब इस वाले से ये 45 बनाएगा, इससे भी 45 बनाएंगे। यही लिख दी कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ B1 एंड B2 से पास होगा π/4 फ्रॉम द एक्सिस, इस एक्सिस ऑफ B1 कॉइल 1 टुवर्ड्स द कॉइल। ये B1 हो गई टुवर्ड्स द कॉइल, ये कहानी बन गई आपकी। तो इस तरीके से एक बहुत ही शानदार सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब इस चैप्टर में गैल्वेनोमीटर वाले भी सवाल रहते हैं, वो भी जल्दी से देख लेते हैं, 2-4 मिनट के अंदर काम बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें लिखा है एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर पर IG की वैल्यू है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू ए वोल्ट मीटर? हमें वोल्ट मीटर में इसको कन्वर्ट करना है, जो इसकी रेंज कितनी हो? 3 वोल्ट तक। तो आप जानते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को जब भी आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगाना पड़ता है। तो गैल्वेनोमीटर की सीरीज में R वेरी हाई वैल्यू रेजिस्टेंस आपने लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर। और इस R की वैल्यू क्या होगी? ये फॉर्मूला होता है V/IG माइनस G, और यहां पे वैल्यू पुट कर दो। V हो गया 3 वोल्ट का, आपको बनाना है वोल्ट मीटर। IG की वैल्यू हो गई 4 × 10⁻³ और G है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो कि 16 ओम है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बड़ी आसानी से। 10⁻³ तो 3000/4 - 16 यानी 750 - 16 यानी 734 ओम का रेजिस्टेंस आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर। चलिए समझ लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलते हैं। तो एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम एंड इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन 4 मिली एम्पियर पे है, इसको एमीटर में चेंज करना है जो 0 से 6 एम्पियर नाप सके। गैल्वेनोमीटर की पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं। शंट क्या होता है? लो वैल्यू रेजिस्टेंस, जिससे गैल्वेनोमीटर बन जाता है एमीटर। और शंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? IG/I माइनस IG इंटू G, और IG की वैल्यू फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो कि 4 मिली एम्पियर है, I की वैल्यू 6 एम्पियर तक की करंट नापनी थी, माइनस IG इंटू 15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बड़े आराम से। तो 2/3 × 10⁻³ इंटू 15 यानी ये वैल्यू आ जाएगी 0.01 ओम। इतने ओम का आप रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देंगे गैल्वेनोमीटर में, तो ये बन जाएगा कैसे? एमीटर में। उम्मीद करता हूं कि ये शार्प वीडियो टू द पॉइंट होगा और आपको पसंद आया होगा और श्योर शॉर्ट न्यूमेरिकल की कड़ी में बहुत मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिएगा अरविंद एकेडमी चैनल, और डिस्क्रिप्शन में कई इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको देखना मत भूलिएगा, बड़ा काम के आएंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड लक टू यू। बाय।